बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि फेमस टीचर खान सर को मिला बिहार केसरी पुरस्कार, राज्य के पहले सीएम की जयंती पर मिला यह सम्मान। बिहार की जातिगत जनगणना ने शुरू कर दी है मंडल कमंडल की प्रतिस्पर्धा, बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। दुर्गा पूजा की ड्रोन से होगी निगरानी, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर, अलर्ट मोड में प्रशासन। तीसरी बार फेल होने पर शिक्षक को बर्खास्त करना नहीं है मंजूर, बिहार विशिष्ट अध्यापक नियमावली में बदलाव के लिए आए 1 लाख सुझाव। समस्तीपुर में दिन दहाड़े बैंक डकैती, नकाबपोश बदमाश 5 लाख लूट करके हुआ फरार, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। बिहार के इन जिलों में होगी बिजली की रियल टाइम मॉनिटरिंग, कटौती पर रखी जाएगी पैनी नजर, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। 11वीं 12वीं में पढ़ रही बेटियों को मिलेगी स्कॉलरशिप, इस डेट तक भरे फॉर्म। 9वीं से 12वीं तक के बचे विषयों का रिजल्ट जारी, 10 विषयों में 26,204 अभ्यर्थी पास। एटीएस ओएसटीएफ में भी अब महिला पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती, थानों में मिलेगी ये जिम्मेदारी। काउंसलिंग सेंटर के चक्कर काटने को मजबूर संगीत शिक्षक। पेंशन धारकों को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की मिलेगी सुविधा, जाने क्या है प्रक्रिया। केंद्र सरकार की इस छात्रवृत्ति के लिए तुरंत करे आवेदन, 9वीं से 10वीं तक की पढ़ाई के लिए हर साल मिलेगी इतने रुपए। पूर्णिया में रहकर के साइबर ठगी करने वाले दक्षिण भारत के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 2 महिला समेत 7 शातिर गिरफ्तार। बिहार में बदलने लगा मौसम का मिजाज, जाने कब होगी फिर से झमाझम बारिश। के पाठक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, 20 लाख से अधिक छात्रों का स्कूल से कटा नाम, एक्शन में शिक्षा विभाग। बिहार में ठंड शुरू होने की तारीख जानिए, चक्रवात का भी दिखेगा असर, जाने कब बदलेगा मौसम। कॉलेज में नाम लिखा करके गायब रहने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर, 3 दिन से अधिक अब्सेंट रहे तो फिर कट जाएगा नाम। अब विद्यार्थी खुद करेंगे परीक्षा कॉपी की जांच, शिक्षा विभाग ने कर दिया है इंतजाम, टीचर्स को भी सौंपा नया काम। बिहार पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में होगा बदलाव, कर्मचारियों के लिए हाउसिंग पॉलिसी भी बनेगी, डीजीपी ने की घोषणा। जो शर्ट आप 2000 रुपए में खरीदते हैं, बांग्लादेश में महज 80 रुपए में बनती है। बिहार शिक्षक भर्ती में कैसा खेल, टॉपर्स लिस्ट में नाम फिर भी नहीं मिल रही है पोस्टिंग, जाने क्यों। तेजस्वी यादव चले जापान घूमने, नीतीश कुमार और बीजेपी पर क्या कहा सुनिए। मौसम बदलते ही बिगड़ी हवा, रेड जोन में मुजफ्फरपुर, पटना समेत 3 जिलों की हालात खराब। त्योहारी सीजन में हो सकती है कैश की किल्लत, एटीएम की कमी से जूझ रहा बिहार, ग्रामीण इलाके अधिक प्रभावित। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से नाराज है अभ्यर्थी, इन मांगों को लेकर के कर रहे हैं प्रदर्शन। कोरोना के बाद पहली बार ऐसा हुआ, नेपाल भारत बॉर्डर की रौनक गायब, इन कारणों ने भारतीय कारोबार को 70% गिराया।
दोस्तों बात करेंगे विस्तार से, तो बात करते हैं कि पटना के फेमस टीचर खान सर को अवार्ड मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना के फेमस टीचर खान सर को बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले श्री कृष्ण की 100 जयंती पर उसको सम्मान दिया गया है, केसरी अवार्ड दिया गया है। इस अवसर पर राज्य के साथ ही देश के फेमस टीचर खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको बता दें कि खान सर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, जहाँ उनके पढ़ाने की शैली की काफ़ी चर्चा होती है। अपने इसी अनूठे अंदाज की वजह से वे अक्सर सुर्खियों में भी बने रहते हैं। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वे खुल करके अपनी बात रखते हैं, साथ ही ज़रूरतमंद छात्रों की मदद के लिए भी आगे आते हैं। एक टीवी शो में खान सर ने अपने स्टूडेंट के संघर्ष की कहानी सुनाई है। जहाँ आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि यूपीसी देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम है, साल भर की फीस 2.5 लाख रुपए होती है, जब मगर उस चीज़ को हमने 7,500 रुपये में कर दिया। जहाँ लोगों को लगता होगा कि 7,500 रुपये बहुत कम है। एक बार लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बेंच को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दीजिए। हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद उससे दिक्कत पूछी तो फिर उसने बताया है कि शाम को उसे दूसरे के घर बर्तन मांजने जाना होता है। इतना ही नहीं, एक लड़का बालू भरता था, उससे फीस देता था। जब हम कैसे फीस ले लेंगे, हमारा हाथ कांप गया। खान सर की ये बातें सुनकर के वहाँ मौजूद सेलिब्रिटी की आंखों में आंसू आ गए। पढ़ने वाले गरीब बच्चों की परेशानियों को देख करके खान सर ने ठान लिया है कि वे कभी भी पैसे की वजह से किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, जिसको लेकर के आज खान सर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए हैं। अच्छा, खान सर को बच्चा बच्चा जानता है और खान सर को अवार्ड भी मिलते रहते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। जब वे पटना से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसके बाद वे मंगलवार को जापान के लिए रवाना होंगे। जब बतौर पर्यटन मंत्री हुए बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वार्ता करेंगे। जब साथ ही बिहार में पर्यटन में निवेश की संभावनाओं को लेकर भी जापान दौरे पर जा रहे हैं। जब पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या फिर से जेडीयू की बीजेपी से दोस्ती होगी, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन सब विवादों को ख़त्म कीजिए। जिस बात में दम नहीं है उस पर बात करना उचित नहीं है, उस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया है कि नीतीश कुमार ने आपके बारे में कहा कि यही बच्चा सब कुछ है, इस पर उन्होंने कहा है कि जितने अच्छे से सरकार चल रही है, आप देख लीजिए ना कि बिहार में कितनी नियुक्तियाँ कितनी हो रही है। हम लोगों ने जितनी भी बातें कही थी उन सभी बातों पर हम लोग खरे उतर रहे हैं। कैसे कुछ तय कर दें, अभी तो मुख्यमंत्री हमारे चाचा है ना, अभी फिलहाल सीएम हमारे चाचा जी हैं, इसलिए अभी कैसे तय कर सकते हैं कि सीएम तेजस्वी यादव होगा या नहीं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री तेज प्रताप यादव ने कही है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव से जब ये सवाल किया गया है कि सीएम नीतीश कुमार ने बोला है कि तेजस्वी ही हमारा बच्चा सब कुछ है, तो क्या सीएम ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है। जिसके जवाब में मंत्री यानी कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अभी सीएम हमारे चाचा हैं और जब तक चाचा जी हैं तब तक कैसे कुछ कह दें। इसके आगे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसकी शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है और आगामी 5 राज्यों के चुनाव में भी ऐसे ही परिणाम सामने आएंगे। इंडिया गठबंधन एकजुट है और फिर आगे भी एकजुट रहेगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार का मौसम अब करवट ले रहा है, अब गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। जब पिछले महीने जब मानसून ने वापसी की तो फिर बारिश जोरदार हुई और फिर किसानों के साथ साथ अन्य लोगों को भी राहत मिली। जब सूखे खेतों को पर्याप्त पानी मिला और फिर लोगों को गर्मी और फिर उमस से राहत मिला था। जब वही मानसून की वापसी के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। जब आसमान में हल्की धूप भी खिल रही है और फिर शाम ढलने के साथ ही हल्की ठंड भी दस्तक देने लगी है। जब लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है कि इस साल ठंड कब दस्तक देने वाली है। जब मौसम विभाग ने इसे लेकर की बड़ी जानकारी दी है, बताया है कि बिहार में मौसम का मिजाज कब बदल सकता है और फिर बारिश और फिर ठंड को लेकर के क्या बड़ा अपडेट है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल सहित बिहार के अलग अलग जिलों में धीरे धीरे दिखने लगा है। कल को पारा 4.5 डिग्री गिरने से न्यूनतम तापमान का पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है और रात में सिरहन ने बदलाव का संकेत देना शुरू कर दिया है। जब पिछले 5 दिन में
तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे की ओर बढ़ा है। आने वाले सप्ताह में अधिकतम तापमान में भी और भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। ठंडी हवा के चलते कल रात से ही मौसम में परिवर्तन होने लगा था, हालांकि दिन में खास असर नहीं पड़ा है, जहाँ कारण अधिकांश तापमान अब भी 31.8 डिग्री सेल्सियस पर टिका हुआ है। जहाँ 16 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सर्दी का मौसम छोटा रहेगा और फिर इसकी वजह भी सामने आई है। जब मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि अल नीनो की वजह से आने वाले सर्दी के मौसम में बहुत ठंड अधिक नहीं पड़ेगी, यानी ठंड बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। जहाँ कड़ाके की ठंड से लोगों का सामना कम हो सकता है। नवंबर से फरवरी तक सामान्य ठंड ही रहने की संभावना है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग की ओर से सर्दी के सीजन का कोई भी पूर्वानुमान अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम को लेकर के मौसम वैज्ञानिक संभावना जरूर जता रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि सब्जियों की फसल के लिए ये तापमान सबसे फायदेमंद होता है। जब मौसम में नमी की वजह से अगेती फसलों आलू, प्याज और फिर दलहन की बुआई करने की तैयारी किसान करते हैं। अक्टूबर, नवंबर और फिर फरवरी, मार्च में डेली टेम्परेचर चेंज सर्वाधिक होता है। किसानों को सलाह दी गई है कि धान की फसल के नियमित निरीक्षण करते रहें। कीट या फिर रोगों के प्रकोप होने पर दवा का छिड़काव करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बिजनेस करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार में 10 लाख का लोन मिलने वाला है, जिसमें 5 लाख का लोन माफ कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था, उसमें चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए जिसने आवेदन किया था, उसके चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना का लाभ लेने के लिए चयनित आवेदकों का प्रशिक्षण 1 नवंबर 2023 से शुरू कर दिया जा रहा है। जहाँ वहीं आवेदन करने वाले को पैसा देने से पहले उद्योग विभाग के अधिकारी द्वारा कुछ जरूरी सूचना भी जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित आवेदक अपने इकाई के नाम से चालू खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खुलवा करके पोर्टल पर यथाशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद उनके बैंक अकाउंट में पैसे की राशि भेज दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का असर अब दिखने लगा है। जब बिहार के स्कूलों से कई दिनों तक नदारद रहने वाले छात्रों पर शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है और स्कूल से लगातार गैर हाजिर रहने वाले स्टूडेंट का नाम स्कूल से काट दिया गया है। जब बिहार के कई जिलों के स्कूलों से नाम काटे जाने वाले छात्रों की तादाद काफ़ी अधिक है। जहाँ जानकारी के मुताबिक बिहार के स्कूलों से 20,87,063 बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। जब बिहार में पहले से 12वीं कक्षा तक के ये बच्चे जांच में लगातार अनुपस्थित पाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर के सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिया गया है। जिला समेत प्रदेश के यानी कि बिहार के स्कूलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी विद्यालय से अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। जिलावार नामांकन रद्द किए गए हैं, जब विद्यार्थियों की सूची विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है, जिसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया है। जहां राज्य में यानी कि बिहार में नए चक्रवाती तूफान का असर पड़ने की संभावना है, जिससे कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। यह 2 दिनों में पटना सहित कई जिलों का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच सकता है। जहां मौसम विभाग ने इस नए चक्रवाती तूफान का नाम तेज रखा है। जहां वहीं कई जिलों का पारा अभी से ही लुढ़कना शुरू हो गया है, जिससे लोगों को अब हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। बताया जा रहा है कि दशहरा के दिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। जहां आज पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही हल्की धुंध देखने को मिल रही है। जहां मौसम विभाग के अनुसार हिमालय की तलहटी क्षेत्र में हल्का कोहरा छाया रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। कुछ दिनों से चल रही पछुआ हवा के कारण पहले से ही कई जिलों का तापमान लुढ़क चुका है। दोस्तों, बात करते हैं कि बीपीएससी द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने के बाद उनके योगदान के लिए डीआरसीसी में काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। जब बीते 18 अक्टूबर से जारी प्रक्रिया के तहत शनिवार तक 789 अभ्यर्थियों का योगदान लिया गया था, जबकि रविवार को देर शाम तक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी रही। हालांकि डीआरसीसी में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए अलग अलग 16 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन व्यवस्थागत कमी के कारण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में देरी हो रही है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनाथ रजक ने बताया है कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सभी 16 काउंटर पर चल रही है। निर्धारित समय पर सभी अभ्यर्थियों का योगदान ले लिया जाएगा। बीपीएससी द्वारा सबसे पहले माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है, जिसके बाद जिले में 18 अक्टूबर से उनके
योगदान लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बीच 2 दिन पहले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसके बाद उन अभ्यर्थियों का भी काउंसलिंग शुरू कर दिया गया है, जिस कारण DRCC में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन यहाँ एक काउंटर पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने में काफी वक्त लग रहा है, जिस कारण अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोडल अधिकारी DPO देवनंदन तांती ने बताया है कि सफल अभ्यर्थियों के सारे कागजातों की जांच की जाती है, जिस कारण उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। बताया जाता है कि सफल अभ्यर्थी ने जो भी कागजात ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड किया है, काउंसलिंग के दौरान उन सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्रों का मिलान किए जाने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, जिस कारण विलंब होना आवश्यक है, स्वाभाविक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में के विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटियों में नाम लिखा करके गायब रहने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर है। शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्रों का नामांकन रद्द करने का आदेश दिया है जो बिना किसी सूचना के कॉलेज से 3 दिन से अधिक समय से गायब हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी और फिर कॉलेज ऐसे छात्रों को चिन्हित करके स्पष्टीकरण नोटिस जारी करें। स्पष्टीकरण नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने इस संबंध में राज्य के यानी कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटियों के कुल सचिवों को पत्र लिखा है। यह पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी छात्र छात्रा बिना बताए 3 दिनों से अधिक लगातार अनुपस्थित पाए जाते हैं तो फिर उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाए। स्पष्टीकरण के संतोषजनक नहीं होने पर उनका नाम काटने, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को ही प्रवेश पत्र निर्गत करें। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार पुलिस के पदाधिकारी और फिर कर्मी जल्द ही अपने परिवार और फिर बच्चों के साथ एक स्थान पर रह सकेंगे। इसके लिए आवासन नीति बनाई जा रही है। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति में भी बदलाव किया जा रहा है। पुलिस स्मरण दिवस पर शनिवार को DGP RS भट्टी ने इसकी घोषणा की है। जहां राजधानी पटना में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में DGP ने कहा है कि पुलिसकर्मियों और फिर पदाधिकारियों के लिए विधिवत आवासन नीति पर काम किया जा रहा है, ताकि जो भी हमारे कर्मी और फिर पदाधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं उनके परिवार बच्चे एक स्थान पर रह सके, पढ़ाई कर सके, अपना जीवन जी सके। उन्होंने बताया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नीति है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव इस दृष्टि से किया जा रहा है ताकि जो पुलिसकर्मियों का निजी जीवन है, जो परिवार के प्रति उनकी निजी जिम्मेदारियां हैं और फिर कर्तव्य है उनके प्रति वो जिम्मेदारी है, तो उसमें संतुलन बनाया जा सके। DGP ने बताया है कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जो लगातार बढ़ रही है और 1/3 के करीब हो रही है, उसको देखते हुए भी इन नीतियों में बदलाव जरूरी है। ये 2 बड़े बदलाव हम कुछ समय में कर देंगे और फिर ये ध्यान रखेंगे कि पुलिसकर्मियों के काम और फिर निजी जीवन में बेहतर सामंजस्य हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व MLC स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयासों की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सराहना की है और कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में वे लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी का पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय केदारनाथ पांडे महान शिक्षाविद, कुशल राजनेता एवं समाज सेवी थे। स्वर्गीय केदारनाथ पांडे को बिहार में शिक्षकों के हित के लिए काम करने वालों में सबसे बड़ी आवाज माना जाता था, जब वे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जारी है। जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC की तरफ से 17 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया था। इसके बाद से वे लगातार सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जारी हो रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर BPSC के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए ये परीक्षा कुल 1,70,000 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई थी। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक हुआ था। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी होने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जारी है। जब BPSC की तरफ से 17 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया था। इसके बाद से लगातार सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जारी हो रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद से सोशल मीडिया पर BPSC के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए ये परीक्षा कुल 1,70,000 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई थी। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा का आयोजन
24 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक हुआ था। रिजल्ट की घोषणा बीपीएससी की चेयरमैन अतुल प्रसाद ने की, जहां एक और महज 60 दिनों में रिजल्ट जारी करने पर बीपीएससी जश्न मना रहा है, तो फिर वही दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बीपीएससी के नियमों पर सवाल उठने लगे हैं, जहां सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी होने के बाद जो आंकड़ा सामने आया है वह और ज़्यादा चौंकाने वाला है। बिहार में ये वैकेंसी राज्य के यानी कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित हुई थी। इसमें कुल 1,70,461 पदों पर भर्तियाँ होनी थी। रिजल्ट जब जारी हुआ तो फिर सिर्फ 1,22,324 सीटों पर ही योग्य उम्मीदवार मिल पाए। जब बिहार शिक्षक रिजल्ट के अनुसार 48,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई है। इसके बाद से ये खबर सामने आने लगी है कि जल्द ही बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी होगा। हालांकि ये कब तक आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की विदाई के साथ ही धुंध और फिर हल्की ठंड की आमद शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ ही राज्य के यानी कि बिहार के कई जिलों की हवा भी प्रदूषित हो गई है। दीपावली से पहले ही हवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी जा रही है, जहां सोमवार 23 अक्टूबर सुबह 8 बजे के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI के मुताबिक मुजफ्फरपुर सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। जहां मुजफ्फरपुर में बीते 24 घंटे में AQI का मीटर 300 के पार चला गया और रेड जोन में पहुंच गया, जहां सबसे बुरा हाल MIT दाऊदपुर कोठी इलाके का रहा। जहां नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक सोमवार को सुबह 8 बजे मुजफ्फरपुर के दाऊद कोठी इलाके में AQI 218 दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना का AQI 193, पूर्णिया का 240 दर्ज किया गया। हालांकि सुबह आसमान साफ होने की वजह से प्रदूषण कम हुआ और फिर AQI भी नीचे आ गया। यह हाल तब है जब अभी दीपावली 15 दिन दूर है, जहाँ आशंका जताई जा रही है कि दीपावली के बाद बिहार के जिलों में AQI का लेवल और भी बढ़ सकता है, जहाँ और कई शहरों की हवा जहरीली हो सकती है। ठंड बढ़ने के साथ साथ धुंध और फिर वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। AQI के अंतर शहर की वायु गुणवत्ता का असर निर्धारित करते हैं। AQI को कई वर्गों में बांटा गया है और उसी के अनुरूप वायु गुणवत्ता पर क्या असर होगा इसका निर्धारण होता है। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के शीर्ष नेताओं पर जब जब आफत आई तब तब मैं जरासंध की तरह खड़ा रहा हूं, जब फिर भी ये नेता अपना बड़ा दिल मेरे प्रति नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा बिहार के 13 करोड़ जनता से गठबंधन है, जब महागठबंधन से गठबंधन हो या नहीं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे चमचई वाली राजनीति नहीं आती है, जब मेरा गठबंधन विचारों से है। महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ मैं जरासंध की तरह खड़ा रहा हूं। ED और CBI इनकम टैक्स का हमला जब जब हुआ तब तब पप्पू यादव ने जमकर के आवाज उठाने का काम किया है और फिर खुलकर के साथ में खड़ा रहा। कांग्रेस के भी समर्थन में रहा, फिर भी पता नहीं कि हमसे क्या एलर्जी है, आखिर हमसे प्रॉब्लम क्या है, ये कहना है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के नेता अपने को राजा समझते हैं तो फिर समझे मेरा राजा तो आम जनता और फिर गरीब लोग हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि जब राहुल गांधी 2 कदम पीछे हटकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ा दिल दिखा सकते हैं तो फिर लालू प्रसाद यादव और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब जब लालू परिवार पर हमला हुआ तब तब व्यक्तिगत रूप से साथ में खड़ा रह कर के आवाज़ उठाने का काम किया है। अब तो लालू यादव और नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि क्यों हमसे दूरी बना रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पर्व त्योहारों पर बैंक बंद रहते हैं, लेकिन खरीदारी के लिए नकदी की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसे की आवश्यकता होती है। उसके लिए ATM पर निर्भर बढ़ जाता है। जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रसार के साथ बिहार में ATM की संख्या में भी ठीक ठाक वृद्धि हुई है, लेकिन जनसंख्या और फिर आवश्यकता के अनुसार में भी वह कम पड़ी है। जहाँ अभी राज्य में यानी कि बिहार में कुल 7,155 ATM है, जिसमें से 6,000 के लगभग शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में है। इनमें भी सबसे अधिक पटना जिले में है। इसके बाद मुजफ्फरपुर और फिर गया जिला का स्थान आता है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी 1195 ATM है, जहां लगभग 85% जनसंख्या बसती है। यह इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतने कम ATM का पहला कारण ग्रामीण क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ट्रांजैक्शन है। दूसरी सच्चाई यह है कि ATM की सर्विस और फिर सुरक्षा पर बैंक अधिकारी राशि खर्च करना नहीं चाहते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी
पहले की तुलना में सुरक्षा की चुनौती अधिक है। जहाँ पटना जिले में सबसे ज़्यादा यानी कि 1560 ATM है, 423 और फिर 335 की संख्या के साथ मुजफ्फरपुर और गया है, यह दूसरे और फिर तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान वाले भागलपुर में 295 और 5वें क्रम में वैशाली में 239 ATM है। पूर्वी चंपारण में 234, दरभंगा में 230, सारण में 228, समस्तीपुर में 213, भोजपुर में 204 और बेगूसराय में 203 ATM है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के ली गई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी इसमें हेराफेरी, फर्जीवाड़ा और फिर कई तरह की ही गलतियां होने का आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर के भारी संख्या में अभ्यर्थी शुक्रवार को पटना में बीपीएससी दफ्तर पहुंचे। इसमें प्रदेश के यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों से आए शिक्षक अभ्यर्थी शामिल थे। जहाँ कई अभ्यर्थी आयोग के गेट के सामने बैठ करके नारेबाजी भी कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान बीपीएससी ने अपने गेट को बंद कर दिया। अभ्यर्थी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मिलकर के उन्हें ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, लेकिन वे उपस्थित नहीं थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आयोग के सचिव को सौंपा। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना था कि जारी रिजल्ट में लगभग 40,000 नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट दिया गया है। जहाँ ऐसे में बेरोजगार अभ्यर्थियों को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी तो मिली नहीं। जहाँ वहीं इस परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी भी पास किए गए हैं जो सीटेट और फिर अपीयरेंस कैंडिडेट्स थे और वे उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। जब ऐसे में ये सीटें खाली न रह जाए, इसीलिए आयोग को एक दूसरी लिस्ट जारी करके सभी पदों को भरनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। आए दिन शराब बरामदगी की खबरें देखने और फिर सुनने को मिलती है। इस बीच राजधानी पटना में भी मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक कंटेनर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मध्य विभाग की टीम को सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक संदिग्ध कंटेनर खड़ी है। जब स्कैनर से कंटेनर की जांच की गई तो फिर दर्जनों कार्टून में रखे गए शराब के बारे में पता चला। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब बताया गया है कि दशहरा के मौके पर इस शराब की खेप को खपाने की तैयारी थी। वहीं बेगूसराय जिले के गरपुरा थाना क्षेत्र के दुनही गांव से पुलिस ने छापेमारी करके 375 ml की 168 बोतल अंग्रेजी शराब, 2 बाइक और फिर 4 मोबाइल के साथ 4 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। दोस्तों बात करेंगे कि त्योहारी मौसम में आमतौर पर गुलजार रहने वाले नेपाल के सीमावर्ती बाजार भारतीय बाजार में इस बार रौनक नहीं है। जहां कोरोना संक्रमण के कारण जब सीमा बंद थी, उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी पर्व त्यौहार या फिर लगन में सीमावर्ती बाजार के व्यवसाय में नेपाल की 45 से 50% तक की भागीदारी होती है। जब मधुबनी का जयनगर और फिर पूर्वी चंपारण का रक्सौल नेपाल के लिए बड़े व्यावसायिक केंद्र है। इस बार दोनों ही जगहों पर परिस्थितियां प्रतिकूल है। जहां हाल के दिनों में सीमा पर बड़ी सख्ती, पहचान पत्र दिखाने की अनिवार्यता, त्रिस्तरीय जांच और फिर नेपाल के आंतरिक आर्थिकी से यहाँ का औसतन 50% बाजार प्रभावित हुआ है। इससे व्यवसायियों की चिंता बढ़ी है, क्योंकि नवरात्र से शुरू कारोबारी मौसम होली और फिर मई जून के लगन तक चलता है। जयनगर में दैनिक जरूरत के अलावा कपड़ा, राशन, पूजा सामग्री आदि की खरीदारी करने नेपाल से लोग पहुंचते हैं। जहाँ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के ट्रेडर्स के अध्यक्ष प्रीतम बेरलिया बताते हैं कि बीते साल की तुलना में इस बार नवरात्रि में व्यवसाय 2 से 3 करोड़ रुपए के आसपास सिमट जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय आईएएस मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का समय दिया गया है। इसके तहत आवेदक के लिए 7वीं कक्षा में 55% अंक के साथ पास होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। 26 दिसंबर को इसकी परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी होगा, जबकि 7 जनवरी को परीक्षा संचालित की जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों से किसी तरह का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे देश से हर साल 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें कोटा के अनुसार बिहार राज्य का अंश 5433 है। इस परीक्षा में पास होने वाले बच्चों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने के लिए हर साल 12,000 रुपये दिए जाते हैं। SCRT पटना की ओर से
संचालित की जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले यानी कि पास करने के लिए कम से कम 40% अंक हासिल करना अनिवार्य है। एससी एसटी वर्ग के बच्चों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। परीक्षा में मानसिक योग्यता परीक्षा और फिर शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के 90 प्रश्न होंगे। एक चरण की परीक्षा 1.5 घंटे अर्थात यानी कि 90 मिनट की होगी। दोस्तों, कर्नाटक पुलिस ने पूर्णिया पुलिस की मदद से साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जब पूर्णिया शहर के तत्मातोली में किराए के मकान में रह करके साइबर अपराध को अंजाम दे रहे इस गिरोह के 5 पुरुष और 2 महिला सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के अधिकांश सदस्य दक्षिण भारत के ही हैं। यह साइबर ठगों का ये गिरोह नकली फिंगरप्रिंट और फिर आधार कार्ड के जरिए लोगों के खाते से अब तक लाखों की ठगी कर चुका है। यह कर्नाटक में बैंक खाता धारकों के रुपए उड़ाए जाने की शिकायत के बाद कर्नाटक पुलिस भागलपुर पहुंची थी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से तकरीबन 150 से ज्यादा आधार कार्ड, 500 से ज्यादा नकली फिंगरप्रिंट और काफी संख्या में जमीन के केवला भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद ने बदमाशों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल पुलिस टीम गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है। डीएसपी ने बताया है कि जमीन के केवला से फर्जी फिंगरप्रिंट और आधार के सहारे खातों से रुपए उड़ाने में इस गिरोह को महारत हासिल है। आपको बता दें कि इस गिरोह की सक्रियता के बारे में पुलिस ने पहले ही उद्भेदन कर दिया था, लेकिन छापेमारी में गिरोह के सदस्य बदमाश ही धराए थे। उन बदमाशों के पास से दक्षिण भारत के लोगों का केवला आदि भी बरामद किया गया था। यह पहली बार गिरोह के दक्षिण भारत के सदस्यों द्वारा यहाँ कैंप करके वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। जब पुलिस ने बाद में देर शाम में लाइन बाजार से सुपौल निवासी दीपक हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा मरीज अक्टूबर महीने में मिले हैं। बिहार में अभी तक डेंगू के कुल 12,819 मरीज मिले हैं, जिसमें से सिर्फ अक्टूबर महीने में ही अब तक 6,084 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार इस साल सबसे ज़्यादा 423 मरीज शुक्रवार को पाए गए थे। सितंबर और अक्टूबर में नए डेंगू मरीजों की तुलना की जाए तो फिर इस माह हर दिन 12 दिन 300 से अधिक मरीज मिले। सितंबर माह में सिर्फ 6 दिन 300 से अधिक मरीज पाए गए थे। जब 3 अक्टूबर को 346 मरीज, 4 अक्टूबर को 344 मरीज, 5 अक्टूबर को 358 मरीज, 10 अक्टूबर को 365 मरीज और 12 अक्टूबर को 309 मरीज, 14 अक्टूबर को 353, 16 अक्टूबर को 304, 17 अक्टूबर को 373, 18 अक्टूबर को 384 मरीज, 19 अक्टूबर को 423 मरीज और 20 अक्टूबर को 337 मरीज पाए गए। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर के एक बैंक में दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की डकैती का मामला सामने आया है। यह बिहार के समस्तीपुर के पटोरी के AND कॉलेज के पास स्थित PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के CSP से शनिवार शाम बाइक सवार 3 बदमाश यानी कि अपराधियों ने 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देकर के तीनों अपराधी बाइक से भाग निकले। पुलिस CSP के अंदर बाहर एवं आसपास के घरों में लगे CCTV को खंगाल रही है। जब पुलिस ने अपराधियों के भागने की दिशा में उसका पीछा किया पर वे हाथ नहीं आए। AND कॉलेज के समीप शाहपुर उंडी निवासी चंदन कुमार पिछले 7 सालों से PNB का CSP चला रहे हैं। शनिवार शाम एक बाइक पर सवार 3 अपराधी CSP में घुसे, जहां तीनों अपराधियों में एक ने हेलमेट पहना हुआ था जबकि 2 ने मास्क और फिर गमछा से मुंह ढका हुआ था। तीनों के हाथ में पिस्तौल था। घटना के वक्त काउंटर पर ऑपरेटर जितेश कुमार एवं चंदन कुमार बैठे हुए थे। जब तीनों अपराधी घुसे और फिर वहां ऑपरेटरों पर पिस्तौल तान करके काउंटर पर बैठे अन्य कर्मियों को पिस्तौल का भय दिखा करके पीटने लगे। इसी दौरान अपराधी काउंटर के दरवाजे के पास पहुंचे और फिर उसमें रखी कुल 5,04,937 रुपए नगद समेट करके एक ही बाइक पर सवार होकर के भीड़ का फायदा उठा करके फरार हो गए। DSP रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अपराधियों के भागने की दिशा में पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है। दोस्तों, शहर में आपको कितने घंटे बिजली मिली, कौन से फीडर कितने देर बंद रहे, किस इलाके में किस वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, इस पर अब निगरानी होगी। जी हाँ, इसके बाद बिजली उपभोक्ता के अधिकारी भी उच्च अधिकारी से ये छिपा नहीं सकेंगे कि किस क्षेत्र में कितने घंटे बिजली आपूर्ति की गई है और फिर कितने घंटे कटौती की गई है। जहाँ अब स्काडा सेंटर खुलेगा। स्काडा सेंटर मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। जी हाँ, ये सेंटर खुलेगा जिसकी मदद से उच्च अधिकारी इस पर
24 घंटे नजर बनाए रखेंगे। RDSS योजना के तहत भागलपुर के अलावा ये बिहार के 6 जिलों में खुलेगा, जिसमें गया, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा स्काडा सेंटर खोला जाना है। बिजली कंपनी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि इसकी मदद से अब बिजली कटने की जानकारी की मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति में दिक्कत ना हो। अगर किसी भी क्षेत्र की बिजली किसी कारण कटती है तो फिर उसकी जानकारी अब मुख्यालय स्तर पर सीधे चली जाएगी। आपको बता दें कि भागलपुर प्रमंडल में RDSS यानी कि रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत बैंकॉक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही है। इनके द्वारा अब तक सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 15 अक्टूबर के बाद से ही जिले का काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग सिंगल गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, यानी कि जो सिर्फ एक बेटी के माता पिता हैं, उनके लिए काम की खबर है। CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने की डेट बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दिया है। ये स्कॉलरशिप 11वीं या फिर 12वीं में पढ़ रही स्टूडेंट को मिलती है। इससे पहले फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर थी। जानकारी के अनुसार सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए वे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती है जिनके 10वीं में कम से कम 60% मार्क्स रहे हैं, साथ ही अब वो 11वीं में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा उनकी मासिक ट्यूशन फीस 1500 रुपये महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से 12वीं में पढ़ रही वे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है जिनको 11वीं में ये स्कॉलरशिप मिली थी। अगर आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर लेटेस्ट CBSE सेक्शन पर जाएं। अब एक्टिव लिंक से सीधे एप्लीकेशन पोर्टल यानी कि cbseit.in पर जाएं। इसके पेज पर जाकर के आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।